हेलो स्टूडेंट, जल्दी से ज्वाइन हो जाए इस क्लास में। देखो, इस क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करेंगे। और देखो, मतलब अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप कमेंट करें। हम सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव की क्लास एक सिंगल क्लास में कवर कर लेंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं 32 मार्क्स के, उसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होती है तो। देखो, पहले चैप्टर से जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग टाइम पे ज्वाइन करें, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे नहीं तो। चैप्टर वन से आपके एक एक मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब ये 3 ऑब्जेक्टिव किस टाइप के आएंगे उसी को हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। मतलब 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए याली मेथड आपको आती होंगी। 96 और 404 के हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो, एक 2 कॉमन है दोनों में, और ये 2 फिर 2 कॉमन। मतलब इसका जो HCF होगा 2 × 2 मतलब 4। जो इसका जो HCF होगा वो होगा 4। ये आती होंगी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 12 और 15 का HCF। तो 12 और 15 का HCF चाहिए तो 12, तो इसको गुणनखंड निकाल लो। 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3। इसी टाइप से 15 का भी निकाल लो। तो 3 × 5 = 15, 5 × 5। अब देखो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। दोनों में कॉमन दिख रहा है ये 3। तो इन दोनों का जो HCF होगा 12 और 15 का, इन दोनों का HCF हो जाएगा 3। तो ये HCF निकालना आपको आता होगा और एग्जाम में HCF से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। चलो अगला देखते हैं। अब अगला ऐसा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ है और उनका LCM 8 दिया हुआ है। तो हमको HCF पता करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला है, LCM × HCF बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब यदि 2 संख्याओं का गुणनफल किया जाए तो वो उनके LCM और HCF के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ देख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो, ध्यान से अटेंड करो, सभी को समझ में आएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 32। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मैंने रख दिया 32। इनका जो LCM है वो है 8 दिया हुआ है और हमको HCF पता करना है। देखो, इतना सिंपल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत IMP है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए इस 32 के बटे में 8 को कर देंगे, क्योंकि गुणा में है तो 8। तो 8 × 4 = 32। तो HCF निकाल लिया हमने 4। HCF देख लो, ये 4 ऑप्शन हमारा सही है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। मतलब HCF निकालना है 4 और 7 का। तो 4, तो 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 4 के गुणनखंड निकाल लिए। अब 7 के निकाल लेते हैं। तो 7 एकम 7। अब देखो, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 7 है। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 1। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 1। क्योंकि देखो, 4 बराबर क्या होता है, 2 × 2 × 1। और 7 बराबर क्या होता है, 7 × 1। तो दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF कहलाता है। दोनों में कॉमन एक ही दिख रहा है तो HCF 1 होगा। ये IMP, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत IMP है। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। मतलब कोई एक m है जो पूर्णांक है, तो जो सम होगा उसका, ये सम संख्या 2m, हमेशा 2m जो होगा वो सम होगा। और 2m + 1 ये हमेशा विषम होगा। ध्यान रख लो, ये 2m जो है हमेशा सम होगा। यहाँ नोट कर सकते हो, 2m जो है वो सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। और 2m + 1, 2m + 1 ये होगा विषम पूर्णांक। समझ में आ रही होंगी सभी को बात। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये IMP है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 5, 15 और 20 का LCM और HCF का अनुपात होगा। क्वेश्चन पहले समझ में आ जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं और समझ में भी नहीं आता क्वेश्चन। तो हमको सबसे पहले 5, 15 और 20 का LCM निकालना है। तो 5, 15 और 20 का LCM कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो इसका LCM। इसका LCM हो जाएगा 60। 5, 15, 20 का LCM हो जाएगा 60। ठीक है, अब इन तीनों का HCF, इन दोनों का HCF हो जाएगा 5। मतलब हमको LCM अनुपात HCF निकालना है। तो 60:5, 60:5 मतलब 60/5 बोल सकते हैं हम। और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 12:1। तो 12:1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी क्वेश्चन IMP हो सकता है 1 मार्क्स के लिए, बिल्कुल IMP है। क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो, खाली स्थान किस टाइप का पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन, ये मतलब ये जो फॉर्मूला है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो, कमेंट पे ध्यान न दें, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही फिर उसको कमेंट करो, फिर डिस्कस कर लेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन। 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करो। तो 8, 9
और 25, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देख लेते हैं कॉमन क्या दिख रहा है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से 3 से भाग जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 5 से, तो 5 हम 25, 5 एकम 5। ठीक है, देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, मतलब 8, 9 और 25, इनका जो HCF आएगा वो आएगा 1। HCF मतलब जो सब जगह पे हो, HCF हमेशा जो वही कहलाएगा जो सब जगह पे हो, तो सब जगह पे यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, तो 1 इसका HCF होगा। इतना ऑब्जेक्टिव सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलो अगला करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद से एक एक मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एक एक मार्क्स के 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, ये 3 ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मतलब इतना सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा c/a, बार बार पढ़ के हो गया है ये, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन को, -b/a, ये भी ठीक है। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक, ax + b का शून्यक निकालना है, मतलब ax + b बराबर 0 ले लो। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, तो ax बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे -b, तो x बराबर -b/a। सभी को समझ में आ रही होंगी बात। चलो बढ़िया, -b/a इसका शून्यक हमने निकाल लिया। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है आपको पता है। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन IMP है। x² - 3 के शून्यक निकालना है, तो x² - 3 का शून्यक निकालना है, मतलब हम इसके बराबर 0 ले लेंगे सबसे पहला काम। अब x² बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से वर्ग हटेगा, ये वर्ग हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, मतलब x² बराबर +-√3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर ध्यान रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या फिर वो सही विकल्प में पूछेगा या फिर खाली स्थान में। चलो आगे करते हैं। बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे, मतलब हमको x² + 7x + 10 के शून्यक निकालना है, तो हम इसके बराबर 0 ले लेंगे सबसे पहले। अब इस साइड गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं पता होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। ये गुणनखंड विधि आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये गुणनखंड विधि से आ सकता है वैसे तो, बट दूसरे क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। चलो कॉमन ले लो दोनों में से, ये x हो जाएगा कॉमन, बचेगा x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, +2 कॉमन दिख रहा है, x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या दिख गया, x + 5 x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर -5 और यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 2। तो x बराबर -5 और x बराबर 2 इस समीकरण के, इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो कहाँ है ऑप्शन, ये ऑप्शन डी, 2 और -5। सभी को समझ में आ रही होंगी वाली मेथड। गुणनखंड विधि IMP है, चैप्टर 4 में भी आपकी गुणनखंड विधि बहुत IMP है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन गुणनखंड विधि से ही बन सकता है। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि बहुपद की घात क्या होंगी। सबसे पहले बहुपद की घात समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा x/5 + 4x² + 3, तो ये एक बहुपद है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 5 है, मतलब इसकी बहुपद की घात क्या दिख रही है, 5 दिख रही है। तो यही बताना है हमको इस बहुपद में। तो ये बहुपद जो दिख रहा है इसमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये x का गुणा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। तो यहाँ देखो कि सबसे बड़ी घात क्या बन सकती है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे बन सकती है x पे 5 की घात, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा होगा तो 5 की घात आ जाएगा यहाँ पे। तो इस बहुपद की घात होंगी 5 की, या पूरा गुणा कर लो फिर देख लो, पूरा गुणा करने पे पता चल जाएगा बहुत क्लियर कि बहुपद की घात क्या होने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ये क्वेश्चन इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। शून्यक दिए हुए, शून्यक दिए हुए मतलब अल्फ़ा का मान दिया हुआ है -3 और बीटा का मान दिया हुआ है 4। देखो मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, उस मेथड से समझ लो, बहुत ही सरल लगेगा ये क्वेश्चन। शून्यक दिए है मतलब अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -12, इन दोनों का गुणा कर दो, सही है। अब देखो कि जो समीकरण है वाला पहला बहुपद x² - x - 12, ठीक है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a।
माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी का मान क्या दिख रहा है यहाँ पे, बी का मान दिख रहा है माइनस 1 बटे ए का मान भी दिख रहा है यहाँ पे 1। तो कितना आ गया यहाँ पे टोटल, माइनस माइनस प्लस वन आ गया। इसी टाइप से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, -12 बटे ए का मान 1, मतलब कितना आ गया -12। अब देखो कि यहाँ पे भी 1 और -12 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 और -12 आ रहा है, मतलब ये जो -3 और 4 है वो इस बहुपद के शून्यक होंगे। देखो मैंने जिस मेथड से बताया है बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान रख लो इसको। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख पर निम्नलिखित पर प्रतिबिंदु की कुल संख्या के बराबर होते हैं। मतलब देखो शॉर्ट में समझो पहले इसको, कि किसी बहुपद के हम शून्यक निकालते हैं, किसी बहुपद के हम शून्यक निकालते हैं, तो मान लो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो कोई बहुपद इस टाइप का बना रहा है ग्राफ, इस टाइप का, तो इसके कितने शून्यक दिख रहे हैं आपको, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब x अक्ष पर जितने बार वो टच करेगा उतने शून्यक निकलते हैं। तो ये देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा x अक्ष पर, मतलब x अक्ष पर जितने बार बहुपद का ग्राफ टच करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक निकलेंगे। तो इसका आंसर ध्यान रख लो कि x अक्ष पर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही आ गया, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक, यह एमपी है, ax प्लस बी का शून्यक क्या हो जाएगा, -b बटे a। चलो दो बहुपद का यदि गुणनफल करोगे तो हमेशा एक बहुपद ही मिलेगा, मतलब दो बहुपद का गुणनफल करने पर क्या मिलेगा, एक बहुपद मिलेगा, ठीक है। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। तो माइनस बी का मान क्या दिख रहा है यहाँ, बी का मान 4 दिख रहा है बटे ए का मान यहाँ पे दिख रहा है 1, तो -4 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो इसको लिख देंगे हम -4। इसी टाइप से इसी में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो सी का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 8 अपॉन ए का मान 1, तो शून्य को गुणनफल 8 आ गया। सभी को समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव, बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ हम। देखो पांचवा ऑब्जेक्टिव है, यदि बहुपद इसका एक शून्यक -3 है तो के का मान निकालो। देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी IMP है, मतलब एक बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक -3 दिया हुआ है, एक शून्यक -3 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा बराबर -3 मान लेते हैं, ठीक है एकदम। अब देखो के का मान निकालना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझो, समझ में भी आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक शून्यक दिया हुआ है मतलब अल्फ़ा की वैल्यू -3 दी हुई है, परफेक्ट है। के का मान निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, -3 इंटू बीटा तो निकालना है हमें, और सी का मान क्या दिख रहा है यहाँ देखो ध्यान से, 1 दिख रहा है अपॉन ए का मान दिख रहा है यहाँ पे k-1। यहाँ तक भी बात समझ में आ रही होंगी। चलो बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये -3 को मैं अपॉन में डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया -3 ब्रैकेट में k-1, ये आ गया बीटा का मान। समझ में आया सभी को इतना। अब यदि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लगा लूँ, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। यहाँ से हम k का मान निकाल सकते हैं, क्यों, देखो अल्फ़ा का मान -3 रख देंगे प्लस बीटा का मान रख देंगे जो अभी आपने लाया 1 अपॉन -3 ब्रैकेट में k-1 इज इक्वल टू माइनस बी का मान दिख रहा है k और a का मान दिख रहा है k-1। समझ में आ रहा है इतना भी, इतना अगर बनता है इसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा। ये देखो ये जो प्लस माइनस है इसको मैं डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, इसको मैंने हटा दिया या माइनस कर दिया, ये भी चलेगा। अब ये जो पूरा है इसको मैं इधर साइड भेज देता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है ये, कहना इसको क्या करते हैं हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। एक काम करूँगी कि यहाँ से के का मान निकाल सकते हो, मतलब ये जो समीकरण बन रहा है, ये जो समीकरण बन रहा है के का मान निकल जाएगा कि नहीं, निकाल लूँगे कि नहीं के का मान। अगर नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, मैं इसका एक 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो सेपरेट आपके लिए बना दूंगा, बस कमेंट कर दो कि नहीं बन पाएगा, या बन पाएगा तो अच्छी बात है। जिससे बन पा रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि इस टाइप के समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। के का तो मान ही निकालना है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या है उसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा टाइम। चलो अगला कर लेते हैं उतनी देर में, है ना। सत्य ये जो है बीजी व्यंजक x² -2√x + 7 बहुपद नहीं है।
तो ये बहुपद नहीं है, सही बोल रहा है एकदम, सत्य है ये। क्यों? देखो x रूट कहाँ पे लगा है, रूट लगा है x पर, तो x पे रूट नहीं लगा रहना चाहिए, मतलब ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है मतलब ये सही बोल रहा है, ये सत्य है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये असत्य है। ध्यान रखो कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद मतलब इस टाइप का, देखो px बराबर 0, इसको बोलते हैं हम शून्य बहुपद। अब मेरे को बताओ कि मैं 0 के इनटू में यहाँ पे x पे 2 की घात रख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मान अभी भी 0 चाहेगा। x पे 12 की घात रख सकता हूँ, x पे 120 की घात रख सकता हूँ, मतलब शून्य बहुपद की घात कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये होती है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलो, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये बिल्कुल सत्य है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होंगी। चलो, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हम निकालते हैं x² + 5x + 6, इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात 2 है, तो इसके हम 2 शून्यक बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो जितनी घात होंगी उतने शून्यक निकाल सकते हैं, तो n की घात है तो उसके n शून्यक निकाल सकते हो अधिकतम। ठीक है, सभी को समझ में आ रही होंगी यहाँ तक की क्लास। अब इसके बाद लास्ट, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 1 की हो। जैसे देखो ये 3x + 5, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि x में यहाँ 1 की पावर लगी हुई है। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। क्यों? देखो 3x² + 5x + 2, तो ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 की लगी हुई है। परफेक्ट। त्रिघात बहुपद की घात 3 की हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा तीनों ऑब्जेक्टिव सभी को? देखो, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि इसी के बाद मैं इसी की नेक्स्ट क्लास लाऊंगा जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी चैप्टर है पूरे ऑब्जेक्टिव एक क्लास में कवर कर देंगे। अब ये एक ऑब्जेक्टिव समझ लो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये ग्राफ दिया हुआ है किसी बहुपद का। इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? इस बहुपद के एक शून्यक ये दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा शून्यक ये दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। देखो मैं लाल पेन से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एक जगह टच कर रहा है x अक्ष को, ये दूसरी जगह, तो इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होंगी। देखो, यहाँ तक की अगर क्लास समझ में आई है तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इसी के बाद में आपको मतलब बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं उसके हम ऑब्जेक्टिव की वीडियो ला लेंगे। एक ही चैप्टर मतलब एक ही वीडियो में हम पूरे ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। तो चलो, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। शाम की क्लास 7:30 पे रहेंगी, सभी लोग ज्वाइन करना ना भूलें और टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि हम शाम की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके नोट्स इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने प्रश्न बैंक से दिया है आपको, तो प्रश्न बैंक से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।